हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की ऑपएम के, और वो है ऑपएम एज ए इंटीग्रेटर। क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशंस तो हम लोग ऑपएम के देख चुके हैं, ठीक है। ऑपएम एज ए समिंग एम्पलीफायर, ऑपएम एज ए डिफरेंस एम्पलीफायर, ये सारी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उसको रिफ़र करके दे सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ऑपएम एज ए इंटीग्रेटर की। तो देखिए, ऑपएम एज ए इंटीग्रेटर क्या होता है कि पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटर जो है, आप उनको ब्रॉडली दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटर। एक तो होता है पैसिव इंटीग्रेटर, ठीक है, पैसिव इंटीग्रेटर। और दूसरा होता है आपका एक्टिव इंटीग्रेटर, ठीक। पैसिव इंटीग्रेटर क्या है? वो जो आप केवल इंडक्टर वगैरह का यूज करके सर्किट डिजाइन करते हैं, दैट इज पैसिव इंडिकेटर। अभी हम लोगों का क्या है, आज का ऑपएम को हमें यूज करना है एज ए एक्टिव इंटीग्रेटर। तो या इसी को सिंपल लहजे में बोलते हैं कि ऑपएम एज ए इंटीग्रेटर। तो अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि ऑपएम एज ए इंटीग्रेटर का अगर हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो देखिए पहले आप ऑपएम ड्रॉ कीजिए। क्लियर? ये हो गया, ये इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने ये एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, से दिस इज वी इन। क्लियर? और जो आपका ये, सॉरी, ये नॉन इन्वर्टिंग है, हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, हालांकि उससे भी बन जाता। यहाँ पे हम लोग जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो इसको हटा दीजिए, इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसको हमने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंडेड कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे जो फीडबैक पाथ हम देंगे, फीडबैक पाथ में फीडबैक रजिस्टर की बजाय यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज होगा। समझ रहे हैं आप? ये हो गया आपका सी एफ। एफ मतलब फीडबैक और सी मतलब कैपेसिटर, ठीक। ये रेजिस्टेंस जैसे आप R1 लगाते आए हैं, ये आपका वी इन लगा हुआ है। सप्लाई जैसे आप ऑपम को देते आए हैं अभी तक इतने क्लासेस में, वैसे ही आप दे दीजिए, ये माइनस वी हो गया, ठीक है। और हमें मालूम है कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव इंटीग्रेटर। तो इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज एक्टिव इंटीग्रेटर, ठीक है। और एक्टिव इंटीग्रेटर में चूंकि हम यहाँ पे आइडियल ऑपएम यूज कर रहे हैं, इसको आप ये आप लिख सकते हैं ऑपएम। और चूंकि हम आइडियल ऑपएम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट। इंटीग्रेटर, अभी प्रैक्टिकल क्या होता है वो भी हम बात करेंगे आपसे। बेसिक आइडियल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब आइडियल आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये करंट हो गई आपकी I1, ये करंट हो गई IB, ये करंट हो गई आपकी IB, ठीक है। और जो करंट आपकी इसमें कैपेसिटर में जा रही है, ये सपोज कीजिए हमने दिखाया इसको IF से। क्लियर? और यहाँ पे हमको, जैसे हम लोग आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा V0 इज इक्वल टू माइनस का 1/R1C1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T V in dt प्लस सी, dt प्लस सी। तो ये बेसिक सर्किट हो गया, बेसिक आइडियल इंटीग्रेटर का सर्किट हो गया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमें आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा। तो इसमें सिंपली पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। सिंपली इंटीग्रेटेड सर्किट वो सर्किट है जो इनपुट वोल्टेज को, ये जो इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, उसका इंटीग्रेशन हमको आउटपुट में दे रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आइडियल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें हम आउटपुट एक्सप्रेशन कैसे ये आएगा उसको हम शुरू करते हैं। तो सपोज कीजिए इस टर्मिनल को मान लीजिए हमने यहाँ पे I1 करंट जो है, ये I1 करंट बराबर सीधा सीधा आपको दिख रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, IB प्लस IF। ये क्लियर है? ठीक है। और हमें मालूम है कि ये जो, चूंकि
आइडियल ऑप एम्प का इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है। ये कई लेक्चर्स में आ चुका है, आर आई इज वेरी हाई। ठीक है, बल्कि अगर आइडियल का केस है तो आप एक तरह से इनफाइनाइट मान सकते हैं उसको। तो अगर वेरी हाई लेंगे तो भी, अगर आप इसको वेरी हाई मानेंगे तो जो आई बी है वो क्या होगी? वो वेरी स्मॉल होगी, और वेरी स्मॉल होगी तो एक तरह से हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो आई वन बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आई एफ हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आई एफ में जो, अच्छा करंट, यहाँ पे जो करंट बह रही है कैपेसिटर में, हमें मालूम है कैपेसिटर में बहने वाली करंट क्या होती है? सी डी वी बाई डी टी होती है। सी इंटू डी वी सी बाई डी टी हम लिख सकते हैं। वी सी क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि एक तरह से आई एफ जो है वही आपका आई सी एफ हो जाएगा। ये आई सी एफ जो हमने लिखा है। ठीक, तो इसलिए एक तरह से आई वन बराबर क्या हो जाएगा? आई वन बराबर हो जाएगा सी एफ डी वी सी बाई डी टी। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब चूंकि सर्किट में आप देखिए आई वन बराबर क्या है? आई वन बराबर एक तरह से वी इन, आई वन बराबर है वी इन माइनस वी टू बटे आर वन। ये वी टू कहाँ पे है सर्किट में? आप इसको हमने मेंशन नहीं किया था, इसको आप मेंशन कर दीजिए कि वी टू इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है दैट इज वी टू। तो वी इन माइनस वी टू अपॉन आर वन, ये हो गया आपका आई वन। ठीक है, और वी सी क्या हो जाएगा? एंड वी सी आपका हो जाएगा सीधा सीधा वी टू माइनस वी नॉट। क्लियर? अब ये वैल्यूज आप पिछली इक्वेशन में रखेंगे तो एक तरह से वी इन माइनस वी टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सी एफ डी बाई डी टी ऑफ वी टू माइनस वी नॉट। ठीक, अब चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो एक दो पॉइंट्स हमें देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप उससे जान सकते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड क्या है। तो वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू वी टू इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे आप आ जाएंगे वी इन अपॉन आर वन इज इक्वल टू हो जाएगा सी एफ डी बाई डी टी इंटू माइनस का वी ज़ीरो, या सीधा सीधा यहाँ से आप निकालेंगे वी ज़ीरो की वैल्यू। तो वी, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सीधा लिख दे रहा हूँ वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन आर वन सी एफ, और 0 से टी, यहाँ आप लिखिए वी इन डी टी, और ये सी जो है ये कैपेसिटर नहीं है, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सी के बजाय के या कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये आपकी आउटपुट की एक्सप्रेशन आ गई। इसमें आप देखिए कि जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट कर दे रहा है, और इसीलिए इस सर्किट को इंटीग्रेटर कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, और ये निगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने जो बेसिक सर्किट यूज किया है वो किसका किया है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग का यूज करते तो यहाँ पे निगेटिव की बजाय पॉजिटिव साइन आता। ठीक, तो इसीलिए चूंकि हमने अपने इंटीग्रेटर सर्किट में हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया है, इसीलिए इसको हम इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर भी बोल सकते हैं। इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक सर्किट एंड हाउ द आउटपुट एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ एन इंटीग्रेटर। अब अगर हम इसके इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें तो हमें मालूम है कि भाई जो भी हम सिग्नल देंगे, सपोज कीजिए हम अगर यहाँ बात करते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक,
तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना भाई। अगर मान लीजिए हमने इनपुट सिग्नल दिया, ये हमारा स्टेप सिग्नल इनपुट है। स्टेप सिग्नल तो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक। अगर ये हमारा वी इन है और इसका मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है ए और ये टी, ठीक। इफ दिस इज इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आपको मालूम है, अगर स्टेप सिग्नल है तो क्या होगा कि अगर हम ए यू टी है तो वो ए टी हो जाएगा, यानी रैम सिग्नल आ जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा हमारा वो आएगा कुछ इस तरह। इसका स्लोप जो होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप वो होगा माइनस ए, और बाकी जैसे जैसे आप अपना ड्रॉ करेंगे, माइनस ए फिर 2a, फिर ऐसे ही v0 जहाँ तक भी आना है। तो ये हमारा v0 इस तरह आएगा, माइनस ए माइनस 2a, यानी सीधा ये आउटपुट सिग्नल आएगा। मतलब भाई स्टेप सिग्नल है हमारा इनपुट, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आउटपुट हमारा रैम सिग्नल आएगा। दूसरी एग्जांपल आप ले लीजिए। आपने कहा कि हमारा जो इनपुट है वो स्क्वायर वेव पल्सेस है। मान लीजिए ये हमारा इनपुट है। इफ दिस इज वी इन, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 0 से a तक, और निगेटिव में भी यहाँ माइनस a तक। इफ दिस इज इनपुट तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? अब स्क्वायर वेव पल्सेस को आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आएगी इस तरह, समझ रहे हैं? ये हमारा वी नॉट आएगा, इसकी ये जो हाइट है ये पहुंच जाएगी आपकी वी जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं v0 बराबर माइनस ए टी, ठीक। किसके लिए? ये हो गया इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा v0 बराबर प्लस ए टी। बस। तो जो भी हम इनपुट सिग्नल देंगे, जो भी हम v इनपुट देंगे, उसको ये इंटीग्रेटर क्या करेगा? इंटीग्रेट करके हमको आउटपुट दे देगा, ठीक। तो ये तो हो गया अच्छा, ये जो हमने जो भी इंटीग्रेटर हमने आज अभी यूज किया है, ये क्या है? हमने आइडियल ऑप एम्प यूज किया था ना, तो ये है हमारा आइडियल इंटीग्रेटर। अब आइडियल इंटीग्रेटर में कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए हमको फिर प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर यूज करना पड़ता है। अब आइडियल इंटीग्रेटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, तब प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर को बात करेंगे। आइडियल देखिए, आप इसको लिख सकते हैं कि से प्रॉब्लम्स, आप इसको लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद आइडियल। ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि इनको आप डीपली पढ़ेंगे, कंपटीशन में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे 20 से, और चाहे छोटे छोटे न्यूमेरिकल। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा। तो अब आइडियल इंटीग्रेटर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पहला देखिए। पहला तो यह है कि इन द आइडियल इंटीग्रेटर द कैपेसिटर CF इज कनेक्टेड इन द फीडबैक पाथ, हेंस इट्स रिएक्टेंस विल डिसाइड द गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अब ये तो सही है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गेन क्या होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, सिंपली माइनस RF अपॉन R1 होता है। अब यहाँ पे फीडबैक में रेजिस्टेंस तो है नहीं, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का क्या होगा? रिएक्टेंस काम में आएगा, पिक्चर में आएगा। तो पहली तो समस्या यही है कि जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो डिसाइड करता है गेन को, ठीक। अब आ जाइए सेकंड पे। If the absence of in the absence of any AC input, the capacitive reactance will be infinite. Hence, the gain of the integrator will be infinite. Yes, भाई अगर मान लीजिए AC इनपुट नहीं है, ठीक, तो क्या होगा? तो ये होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमें मालूम है XC बराबर क्या होता है? 1/ωc, यानी 1/2πfc। और जब AC इनपुट नहीं है, एब्सेंस, तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी 0, और फ्रीक्वेंसी 0 तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब हमारा XC इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पे आप देखो XC इनफाइनाइट आएगा तो गेन कितना आएगा? गेन भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम ये है।
तीसरा, इसकी वजह से क्या होगा, हेंस इट विल एम्पलीफाई एनी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रेजेंट एट द ऑप-एम्प इनपुट, thus in absence of any input voltage also a large output voltage is present which is obviously the error voltage। ठीक है भाई, गेन आपने इनफाइनाइट दे दिया, इनपुट आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो इस गेन की वजह से क्या होगा कि आपको आउटपुट बहुत लार्ज मिलेगा। अब ये तो बढ़िया बात हो गई कि हमने कोई इनपुट दिया नहीं और जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है उसी को ये इतना लार्ज कर दे रहा है कि हमको यहाँ पे लार्ज आउटपुट मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, ये लार्ज आउटपुट नहीं, दिस इज देयर इज एन एरर वोल्टेज। समझ रहे हैं आप बात को, ये हो गया। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी, इन ये जो ऊपर की जो प्रॉब्लम्स आई है इन्हीं की वजह से, इन्हीं से देखते चलिए क्या हो रहा है कि द अदर प्रॉब्लम इज दैट बायस करंट कैन चार्ज द इंटीग्रेटर कैपेसिटर टू चार्ज और डिस्चार्ज, फोर्सिंग द इंटीग्रेटर आउटपुट टू रैंप अप और रैंप डाउन। अब इसमें क्या होगा, जो जो बायसिंग के लिए करंट यूज होती है, जो बायस करंट यूज होती है ऑप-एम्प के लिए, वो क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करेगी। हाँ, और चार्ज या डिस्चार्ज करने से क्या होगा कि जो आउटपुट है आपका वो रैंप फॉर्म में हो जाएगा, या तो रैंप अप करेगा या रैंप डाउन करेगा। ठीक, ये हो गया। अब इसकी वजह से नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंटली कि ड्यू टू दिस टू, एक ये लार्ज है और बायस करंट की वजह से, इन दोनों दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा, द आउटपुट वोल्टेज इज लाइकली टू रैंप अप और डाउन एंड ड्यू टू वेरी हैवी गेन इट में। हाँ, अब क्या है कि आपने कहा कि आउटपुट वोल्टेज या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, मतलब सपोज कीजिए या तो ये बढ़ रहा है ऐसे या तो घट रहा है, और चूंकि इसका जो गेन है वो इनफाइनाइट है या इतना लार्ज है कि फटाक से क्या होगा, ये इतनी हाई वैल्यू पहुंच के सैचुरेशन में ये पॉजिटिव वी सेट में आ जाएगा या निगेटिव वी सेट में आ जाएगा। सैचुरेशन में आ जाएगा तो फिर वो काम क्या करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो गई। प्रॉब्लम नंबर 5। तो इसीलिए आइडियल इंटीग्रेटर के देखिए आप कितनी कॉन्सिक्वेंटली एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, कितनी प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट आप आ जाइए कि another problem with the ideal integrator is that the gain of the amplifier, which is infinite at DC, goes on decreasing with increase in frequency. Hence the integrator cannot integrate high frequency input signal। अब वो क्या कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो है हमारा यानी डीसी के केस में, तो उसका जो गेन है वो इनफाइनाइट है, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा 100 मेगाहर्ट्ज पे आ गए आप, तो क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, एवीएफ रिड्यूसेस। ठीक, यानी फ्रीक्वेंसी अगर आपने और हाई इनपुट सिग्नल ले लिया, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ले लिया आपने, तो क्या होगा कि गेन और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेटर को हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं दे सकते, सिग्नल नहीं दे सकते इस वजह से। और लास्ट प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम, ये जो ऊपर हमने पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में देखा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द आइडियल इंटीग्रेटर इट इज जनरली नॉट यूज्ड इन द प्रैक्टिस। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमने पॉइंट नंबर 1 से लेकर 6 तक में डिस्कस किया, आइडियल इंटीग्रेटर सॉरी आइडियल इंटीग्रेटर प्रैक्टिस में नहीं यूज किए जाते। ठीक, इसकी जगह पे हम प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर यूज करते हैं। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर क्या होता है, उसका क्या सर्किट डायग्राम होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसमें चूंकि आइडियल इंटीग्रेटर का सारा सब कुछ यहीं डिस्कस कर लिया है, तो इसमें आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि आइडियल इंटीग्रेटर का अगर आपकी सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो जानते हैं कैसा आएगा। आप सिंपली ये देखिए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ कर देते हैं। जब आप जान रहे हैं तो ये पूरा जानना चाहिए। अब देखिए, सपोज कीजिए ये तो आपका आइडियल ऑप-एम्प आपने लगा दिया। ठीक, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज दिया हमने, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग।
नॉन इन्वर्टिंग में ये रेजिस्टेंस हमने लगाया आर कंपेयर करने के लिए, आर कॉम ये हो गया। यहाँ पे वी इन कितना देंगे 0, तो ये हो गया। सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 0 इनपुट वोल्टेज, ये हो गया R1। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपने रेजिस्टेंस वो कैपेसिटेंस लगाया था वो ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे XF क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे गेन, इसका गेन क्या आ जाएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, AVF इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये स्थिति हो जाएगी। और आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, आउटपुट या तो आपका प्लस में भी सेट होगा सैचुरेशन, या माइनस में भी सैचुरेशन होगा। तो ये एक सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया कि आपको क्लियर होना चाहिए जो चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस की आइडियल इंटीग्रेटर केस में। तो इसको आप लिख सकते हैं कि आइडियल इंटीग्रेटर एट जीरो इनपुट वोल्टेज। ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इंटीग्रेटर को, आइडियल इंटीग्रेटर को नहीं यूज किया जाता है, उसकी जगह पर प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर यूज करते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।